हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, जिसका प्रस्तावित डेट साथियों 15 दिसंबर है। साथियों, आपको बता दूं कि ये हमारी जो P/Q की जो सीरीज़ चल रही है, पिछली हमारी 2 सब्जेक्ट की P/Q की पैडागॉजी क्लास, एक सीटेट की CDP और दूसरी यहाँ पे हिंदी पैडागॉजी की क्लास हो चुकी है। नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हमारी सोशल साइंस की जो है यहाँ पे पैडागॉजी की क्वेश्चन होने वाली है, जो कि ये क्वेश्चन साथियों आपका जो है जो 21 जनवरी को जो है 21 जनवरी 2024 को आयोजित जो सीटेट हुआ था उसका जो है यहाँ पे आज प्रीवियस ईयर तीसरी जो है प्रीवियस ईयर होने वाली है, जो कि यहाँ पे सीरीज आपकी यम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैडागॉजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम फैक्चुअल क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पैडागॉजी क्वेश्चन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपको जो है यहाँ पे सीटेट में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पैडागॉजी स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला प्रश्न पैडागॉजी का तर्क और अभिकथन से संबंधित है। तो यहाँ पे अभिकथन क्या है, अभिकथन की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल सही है साथियों। जो जेंडर बाइसनेस होता है वो जो है हमें अच्छे कार्य करने से जो है रोकता है। अभिकथन बिल्कुल सही है। तर्क की बात करें तो अभिकथन का तर्क क्या है, तर्क है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बिल्कुल सही है। जो प्रिजुडियस होता है, सॉरी साथियों, जो बायसनेस होती है, जिन्हें हम रूढ़िबद्धता धारणाएं कहते हैं, वे जो है हमारे जो अंदर गुण होते हैं, हमारे अंदर जो स्किल होती हैं, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो बिल्कुल अभिकथन का जो तर्क है बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर कामा ए की जो है सही व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपना अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पैडागॉजी की सीरीज चल रही है। आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपकी सोशल साइंस है, उसको साथियों नहीं करवा रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओनली यहाँ पे पैडागॉजी की क्लास हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न भी तर्क और अभिकथन से है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर तर्क कह रहा है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान जो है यहाँ पे विकसित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जो अभिकथन है वो तर्क पर बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर जो है कामा ए की जो है व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। आपको साथियों एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आप सोशल साइंस के जो है क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो पैडागॉजी हो चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, तो उसमें जो है आप लोग, तो जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे सोशल साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप अधिकतर करिए कि ऑप्शन नंबर 1 जिसमें लिखा हो कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर जो है एक ही सही व्याख्या है, इस पे ज़्यादा जाइए आप लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है राइट होने का, सही होने का चांस यही रहता है। तो जिस भी ऑप्शन में है इसी को आप, यदि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उसी पर यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें पैडागॉजी वाला, तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है 64 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। इसकी बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो जो परिप्रश्न है उसके उपागम में जो सही है, इनमें 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। तो चलिए हम अपना विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें जो है सटीक हो सकता है। तो पहला जो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है। जो परिप्रश्न होता है उपागम का, वो समस्याओं को सुलझाने में जो है यहाँ पे मदद करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला
ऑप्शन देखते हैं, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। परिप्रश्न के संबंध में फिर कह रहा है कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती। बिल्कुल नहीं साथियों, शिक्षिका अधिगम की गति को नहीं तय करती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो वो उनके अनुसार जो है, विद्यार्थियों के अनुसार जो है अधिगम की गति तय होती है। इसलिए इसका जो है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन डी की बात है, यह जल्दी से सीखने का तरीका है। बिल्कुल नहीं साथियों, जो परिप्रश्न है उसको विश्लेषित करके एक अच्छे ढंग से सीखने का तरीका है, ना कि बहुत जल्दी से। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें, 65 नंबर का है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। देखिए, सामाजिक विज्ञान यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, देखिए यदि मैं शिक्षक हूँ और अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसको पढ़ाने के कौशल पर जो उनका एम होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो इन विकल्पों में से यहाँ पे आपको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए, विकल्प के अनुसार बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। बिल्कुल भी, यहाँ पे जो उद्देश्य है उसकी पहचान करना है। तो जो यहाँ पे किस प्रकार के कौशल आधारित जो है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए आधारित उद्देश्य की पहचान करना है, तो बिल्कुल इसका गलत जवाब है साथियों। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन 2, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। देखिए यहाँ पे स्किल की बात कर रहा है, हमें एक स्किल यहाँ पे जो है बच्चों में स्किल आधारित जो है उद्देश्य की पहचान करना। तो ये नक्शा जब बनाने का जो है प्रयास करेगा कोई स्टूडेंट, तो उसके अंदर जो है मैपिंग स्किल जो है यहाँ पे विकसित होगी। तो सामाजिक विज्ञान का जो पढ़ाने का कौशल है, ये ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न 66 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण है। देखिए, तो अभिकथन और कारण पर विचार करना और सही विकल्प को यहाँ पे चयन करना है। अभिकथन देखते हैं, अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है तथा अर्थशास्त्र है। तो इस विकल्प में जो है हमारा अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन जो है यहाँ पे, अभिकथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अभिकथन की बात करें तो यहाँ पे जो अभिकथन है, अभिकथन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। फिर कारण क्या है? कारण की बात करें तो इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। तो यहाँ पे देखिए को रिलेटेड है, यहाँ पे अंतर संबंधित है। जो भी यहाँ पे है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये तीनों जो है आपस में साथियों इंटर रिलेशनशिप में रहते हैं। क्योंकि यदि हम इतिहास जानेंगे तभी हम भूगोल की तरफ आकर्षित होंगे, यदि हम इतिहास जान रहे हैं तभी हम पॉलिटी की तरफ जो है आकर्षित होंगे। तो ये जो चारों सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये साथियों इंटर रिलेशन हैं या अंतर संबंधित हैं। तो जो विद्या विशेष का जो अभिकथन है वो कारण पर बिल्कुल सटीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बताना है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करना। देखिए जो विकल्प दिया है, देखिए 4 विकल्प दिए हैं, उसमें बता रहा है कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के दौरान जब हमें किसी प्रश्न का उद्देश्य समझना है तो उसमें हम किस प्रकार से यहाँ पे हमारा मदद हो सकता है, तो इसको यहाँ पे बताना है। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। कह रहा कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया, ये जो है आपके उद्देश्य को समझने में मदद नहीं कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है साथियों, सॉरी साथियों। तो चलिए देखते हैं, यह जो देखिए पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। पाठ है जो आपके जो पाठ्यक्रम में कौशल है, इस पर किस पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मूल्यांकन के दौरान इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है आपका करिकुलम, उसके कौशलों या स्किल पर क्या बल दिया गया है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी कि यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। ये भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी साथियों, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। तो जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है ये भी जो है इसका उद्देश्य समझने में मदद नहीं करेगा। फिर कह रहा है अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता उपेक्षित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए पाठ्यक्रम में किन स्किल पर बल दिया गया है, ये हमें जो है मूल्यांकन के दौरान उद्देश्य समझ में मदद करेगी, और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस प्रकार के स्तर क्षमता है ये भी जो है मदद करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे सतत, यहाँ पे CCE का जो है यहाँ पे विशेषता कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो जो CCE की जो विशेषता नहीं है इनमें से देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानता है, बिल्कुल सही है ये सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ऑप्शन 2 है कि यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक, देखिए जो शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक, जैसे खेल हो गए, कोई हमारी रुचियाँ हो गई तो इसे सह शैक्षिक कहते हैं। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत है साथियों। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें, 73 नंबर का जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे बताना है आपको अभिकथन और कारण है। यहाँ पे बताना कि अभिकथन क्या है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर जो है यहाँ पे मदद करती है। तो जो खुली पुस्तक है साथियों ये जो है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों पर भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल गलत है साथियों। जो अभिकथन दिया है उसके संबंध में जो कारण है बिल्कुल गलत है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल एक कथन जो है यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 74 नंबर का क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के करीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो जो गरीबी है उस गरीबी और असमानता मुद्दे पर आलोचना दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है, इन विकल्प में जो है यहाँ पे बताना है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पे जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होगा ये साथियों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा क्या है कि देखिए ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो ये जो है विद्यार्थी के असमानता और गरीबी का आलोचनात्मक रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण। देखिए जो विकल्प दिया है 4 विकल्प, उनमें से नैदानिक मूल्यांकन के बारे में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना में किया जाता है। तो यही जो है नैदानिक के बारे में बिल्कुल यहाँ पे गलत है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 76 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे NCF के बारे में बताना है
यहाँ बताना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाए। देखिए जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाना शुरू किया जाता है सामाजिक विज्ञान को, जो कि स्वतंत्र रूप से होता है। क्योंकि 1 से 5th तक जो क्लासें होती हैं वहाँ पे ईवीएस पढ़ाया जाता है, जो कि 4 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। तो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे कब जो है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना शुरू किया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना जो है स्वतंत्र रूप से स्टार्ट होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताना है कि यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। देखिए जो मीडिया की भूमिका हो, देखिए मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो जो मीडिया की भूमिका है उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किस कथन के द्वारा यहाँ पे मदद कर देती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचय करवाना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कथनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी भी सही है। फिर कह रहा है कि छात्रों से व्हाट्सएप पर और अन्य सोशल मीडिया पर आई अखबारों को एकत्र करना तथा उनके शैक्षणिक संशोधनों के रूप में इस्तेमाल करना। बिल्कुल गलत है साथियों। व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया पर कोई खबर आती है तो उसको सत्यता रूप से नहीं लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में यहाँ पे राइट है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त है। देखिए जो ट्री चार्ट होता है वो किस विषय के लिए यहाँ पे विकल्पों में से जो है अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शासक के शासनकाल का सार देने के लिए ट्री चार्ट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 कह रहा है कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियां तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को संचित दिखाने के लिए, बिल्कुल सही है साथियों। ये बिल्कुल जो है यहाँ पे ट्री चार्ट के लिए उपयुक्त है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाता है। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में या सोशल स्टडी की कक्षा में जो है किस प्रकार से समावेशित बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन 1 क्या है कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। ये जो समावेशी जो है सामाजिक विज्ञान में समावेशी कक्षा को बना सकती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिया करण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना। देखिए जब आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के जो कि दलित या दबे कुचले हों, जिसे हाशियाकरण कहते हैं, वो हो, तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत करते समय किस बातों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखनी बातें हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान रखनी योग्य जो बातें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा विकल्प जो है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बात करें कि खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे
ए जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो बिल्कुल ए और बी सी तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 82 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे बताना है, देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं। तो परियोजना कार्य की कौन सी विशेषताएं यहाँ पे पाई जाती हैं। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल मौका देती है साथियों। फिर कह रहा है कि परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय, बिल्कुल गलत है साथियों। परियोजना कार्य में घर से बाहर जाने की आवश्यकता होती है। फिर सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल में मदद करती, बिल्कुल सही। तो इसलिए राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। तो किस में है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। जो सामाजिक विज्ञान की पद्धति है उसके रूप में जो फील्ड वर्क है उसके क्या लाभ होते हैं। तो फील्ड वर्क के जो लाभ हैं साथियों, छात्रों को प्रत्यक्ष जो है यहाँ पे ज्ञान प्रदान करना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ बताना कि आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा। जो आपतन का पढ़ाने का तरीका है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो साथियों उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रदर्शन हो जाएगा। डिमोन्स्ट्रेशन करने के द्वारा आप पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा समझेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे, देखिए सामाजिक विज्ञान का जो भार है उसको कम करने के लिए सबसे उपयुक्त, यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त कथन है साथियों, यहाँ पे तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित देना, बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर कह रहे संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को, ऑप्शन बी भी सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षा की विशेषता अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से में है, तो 87 का, यहाँ जो है 87 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ए और बी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो साथियों ये रही एसएसटी पेडागोजी की जो है P/Q, जो कि 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जो है आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों ऐसे ही P/Q देखने के लिए और जो है यहाँ पे जो है मेरी EBS की जो है फ्री क्लास चल रही है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेडागोजी की भी क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये अच्छा लगा हो साथियों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।